इस तरह से हंसी मजाक पर अकार्ड विनम्रता पूर्वक मुस्कुराता रहा। उसने कहा, आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि वो भली देवी किसी शख्स में एक घुड़दौड़ को लेकर दिलचस्पी लेगी। मेरे लिए तो वो प्रेम एवं मान मर्यादा की देवी है, जिसको जरूरतमंदों की मदद करने और काबिलों को इनाम देने में ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। मैं तो उस देवी को जुआ घर या घुड़दौड़ में नहीं देखना चाहूंगा, जहां लोग जितना जीतते नहीं उससे ज्यादा सोना गवा बैठते हैं, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि वो ऐसी जगहों पर जरूर मौजूद रहे जहां लोग ज्यादा सार्थक तथा ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं और इनाम के हकदार होते हैं। खेती में, ईमानदार कारोबार में, इंसान के समस्त पेशों आदि में मेहनत करके लाभ कमाने की अपार संभावनाएं मौजूद होती हैं। संभव है कि हर व्यक्ति को हमेशा इनाम ना मिले, क्योंकि कभी कभी उसका फैसला गलत भी हो सकता है और कभी कभी माहौल उसके विपरीत हो सकता है, तथा हो सकता है कि मौसम की वजह से उसके प्रयासों पर पानी फिर जाए, इसलिए वो हमेशा सफल साबित नहीं हो सकता। फिर भी अगर वो लगनशील है तो उसे लाभ प्राप्त करने की उम्मीद करनी ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लाभ कमाने के मौके हमेशा उसके पक्ष में बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स खेलों में मशगूल रहेगा तो हालात बदल जाएंगे और लाभ कमाने के मौके उससे दूर होते जाएंगे, और जो खेल का आयोजन कर रहा है लाभ की स्थिति उसके पक्ष में चली जाएगी। खेल इस तरह से व्यवस्थित ही किए जाते हैं ताकि खेल आयोजकों को ही लाभ पहुंचे। ये उनका कारोबार होता है, जिसमें दांव लगाने वाले खिलाड़ी जो सोने की मुहरें शर्त के तौर पर लगाते हैं, उसका कुछ हिस्सा ये आयोजक अपने लाभ के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। कुछ ही खिलाड़ियों को ये एहसास हो पाता है कि किस तरह से आयोजकों का लाभ निश्चित होता है, जबकि उन लोगों का जीतना अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। उदाहरण के लिए मान लें कि पासे पर हम बाजी लगाते हैं। हर बार हम दांव लगाते हैं कि पासे का कौन सा हिस्सा ऊपर आएगा। अगर ये लाल है तो गेम मास्टर यानी खेल का आयोजक हमें हमारे दांव पर 4 गुना भुगतान करता है, लेकिन अगर बाकी के 5 हिस्सों में से कोई हिस्सा ऊपर आता है तो हम अपना दांव हार जाते हैं। इस तरह आंकड़े बताते हैं कि हर दांव के लिए हमारे पास गंवाने के 5 मौके होते हैं, लेकिन चूंकि लाल वाला हिस्सा एक दांव पर 4 गुना देने का दावा करता है, इसलिए हमारे जीतने के 4 मौके हो जाते हैं। एक रात के खेल में खेल आयोजक ये उम्मीद तो कर ही सकता है कि जितने भी सिक्के दांव पर लगाए जाएंगे उनका 5वां हिस्सा वो अपने लाभ या कमाई के तौर पर रखेगा। जिस तरह से चीजें जटिल तरीके से व्यवस्थित की जाती हैं कि वो अपने सभी दांव में 5वां हिस्सा गंवाता रहेगा, तो ऐसे में क्या कोई शख्स 1 या 2 बार जीतने के अलावा कुछ उम्मीद कर सकता है? फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी रकम जीतते रहते हैं। श्रोताओं में से एक ने अपनी बात रखी। अकार्ड ने कहा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो किस्मत वाले हैं उनके पास इस तरह से हासिल की गई रकम क्या स्थायी कीमत रखती है। बेबीलोन में मेरे परिचितों में बहुत से सफल हुए हैं, फिर भी मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता जिसने ऐसे किसी स्रोत के बल पर सफलता हासिल करके अपने रईस होने की शुरुआत की हो। आज की रात यहाँ आप सभी जो इकट्ठा हुए हैं, तो आप भी हमारे जैसे खास नागरिकों के बारे में जरूर जानते होंगे। मेरे लिए विशेष तौर पर ये जानना दिलचस्प होगा कि ऐसे कितने सफल नागरिक हैं जो अपनी शानदार सफलता की शुरुआत के लिए जुआ घरों में हासिल की गई रकम को श्रेय देंगे। आप में से हर एक ऐसे जिस शख्स के बारे में जानता हो, कृपया बताएं। क्या कहते हैं आप? एक लंबी चुप्पी के बाद एक शख्स ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या इस पड़ताल में जुआ घरों के मालिक भी शामिल होंगे? अकार्ड ने कहा, अगर आप किसी एक के बारे में नहीं सोच पाएंगे तब उनको शामिल करेंगे।
अगर आप लोग ऐसे किसी शख्स के बारे में तय नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बारे में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जुए में जीती रकम से आप रईस बन जाएंगे? क्या आपके बीच ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जुए में लगातार जीत दर्ज की हो और इसके जरिए आमदनी हासिल करने का हुनर हम सबके बीच बांटने से झिझक रहा हो? अकार्ड की इस चुनौती पर पूरे कमरे में कराह की एक श्रृंखला चल पड़ी और धीरे धीरे ठहाके में बदल गई। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह जहां हम मानते हैं कि किस्मत की देवी अक्सर पहुंचती है, उनसे हमें अच्छी किस्मत नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें अब दूसरे क्षेत्रों में तलाश शुरू करनी होगी। सड़क पर गिरे हुए बटुओं में भी हमें वो अच्छी किस्मत हासिल नहीं हुई, ना ही हम उसे जुए की मेज पर ही पा सके। घुड़दौड़ों की बात जहां तक है, मैं खुद ये स्वीकार करता हूं कि जितना मैंने जीता नहीं, उससे कहीं ज्यादा सिक्के मैं वहां गवा आया हूं। अब हम अपने कारोबार और व्यवसाय पर अपना ध्यान ले आते हैं। क्या ये प्राकृतिक नहीं होता? जब हम एक फायदे का सौदा करते हैं तो हम इसे अपने प्रयासों के बदले इनाम के तौर पर देखते हैं, ना कि अच्छी किस्मत के तौर पर। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि हम किस्मत की देवी के उपहारों को अमूमन नजरअंदाज कर देते हैं। शायद वे हमारा सहयोग तब करती हैं जब हम उनकी सहृदयता पर गौर नहीं करते। इस चर्चा में और कौन अपनी बात जोड़ सकता है? अकार्ड की बात सुनकर एक सभ्य बुजुर्ग कारोबारी अपनी जगह से उठा और अपने सफेद कपड़ों को दुरुस्त करते हुए बोला, सर्व सम्मानित अकार्ड और मेरे दोस्तों, आपकी इजाजत से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर जैसा कि आपने कहा हम अपनी कारोबारी सफलता के लिए अपनी ही मेहनत और काबिलियत का श्रेय लें, तो हम उन मामलों पर भी क्यों ना गौर करें जो ज्यादा फायदे के रूप में हमारे पास आते आते रह गए और जिनसे हमारी खुशियां और भी बढ़ सकती थीं। अगर ऐसे सौदे वास्तव में हमारे हक में जाते तो वे हमारे लिए अच्छी किस्मत के तौर पर विलक्षण उदाहरण होते, लेकिन केवल इसलिए कि वो अंततः सौदे में नहीं बदले, हम उन्हें अपने इनाम के तौर पर नहीं आंक सकते। यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को निश्चित रूप से ऐसे अनुभव कभी न कभी पेश जरूर आए होंगे। इस पर अकार्ड ने सहमति जताते हुए कहा, ये एक बेहतर नजरिया है। आप में से कितने लोगों ने अपनी अच्छी किस्मत को यूं ही बचकर निकल जाते देखा है? इस सवाल पर बहुतों के हाथ ऊपर उठ गए। उसमें व्यापारी का भी एक हाथ शामिल था। अकार्ड ने उसे बोलने का इशारा करते हुए कहा, चूंकि आपने इस नजरिए से जुड़ी सलाह दी थी, इसलिए हम सबसे पहले आपसे ही इस बारे में सुनना चाहेंगे। इस पर उसने जवाब दिया, मैं अपने अनुभव से जुड़ी कहानी आपको खुशी खुशी सुनाता हूँ। इससे साबित होगा कि किस तरह से अच्छी किस्मत किसी के बेहद करीब आकर भी उससे दूर हो जाती है और वो व्यक्ति असहाय सा उसे अपने सामने से गुजरता हुआ देखता रह जाता है। उसके बाद उसके पास नुकसान और दुख के सिवा कुछ नहीं रह जाता। बहुत साल पहले जब मैं अपनी युवावस्था में था, उसी दौरान मेरी शादी हुई थी और मैंने कमाने की अच्छी शुरुआत की थी। एक दिन मेरे पिता मेरे पास आए और बेहद सख्त लहजे में उन्होंने मुझसे किसी निवेश में शामिल होने को कहा। उनके किसी अच्छे दोस्त ने शहर की दीवार से सटे बाहरी इलाके में बंजर जमीन के बारे में पता किया था। वो जमीन नहर से काफी ऊंचाई पर थी, जहां आसानी से पानी नहीं पहुंच सकता था। मेरे पिता के काबिल दोस्त के बेटे ने वो जमीन खरीद कर उसमें 3 बड़े बड़े रहट, पानी ऊपर पहुंचाने के पहिए लगाने की योजना तैयार की, जिन्हें बैलों के जरिए चलाया जा सकता था और वहां से उर्वर जमीनों को पानी पहुंचाकर उन्हें हरा भरा किया जा सकता था। ये काम पूरा होने के बाद वह उस जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता और शहर के लोगों को जड़ी बूटी के टुकड़े के तौर पर बेचता। मेरे पिता के दोस्त के बेटे के पास ये सब करने के लिए जरूरत भर का सोना नहीं था। मेरी तरह वो भी युवावस्था में था और अच्छी कमाई करता था। उसके पिता मेरे पिता की ही तरह बड़े परिवार वाले थे, जबकि संसाधन उनके पास भी कम थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे कुछ लोगों के समूह को तैयार करेंगे और उनके साथ साझेदारी में इस काम को बढ़ाएंगे। इस समूह में 12 लोग जुड़ गए
और वे सभी निवेश के तौर पर अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तब तक देते रहेंगे जब तक कि जमीन बेचने लायक तैयार ना हो जाए। जमीन बिकने के बाद जो पैसा मिलेगा वो सभी में उनके किए निवेश के अनुपात में बराबर बराबर बंटेगा। मेरे पिता ने मुझसे पूछा, मेरे बेटे, उस युवक के साथ तुम भी जुड़ जाओ। मेरी ये दिली तमन्ना है कि तुम भी अपने लिए एक कीमती संपत्ति बनाना शुरू कर दो ताकि लोगों के बीच तुम भी उचित सम्मान हासिल कर पाओ। मेरी इच्छा है कि तुम अपने पिता की विचारहीन गलतियों से कुछ सीख लेकर अपने लिए लाभ कमा सको। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, ऐसा करना मेरी भी दिली तमन्ना है अब्बा हुजूर। मेरे पिता ने कहा, मेरी यह सलाह है कि अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा इस लाभदायी निवेश में डालो। तुम्हारी कमाई के 10वें हिस्से और उससे हासिल हुई रकम के बल पर तुम मेरी उम्र तक पहुंचने से पहले अपने लिए एक कीमती जमीन या संपत्ति की व्यवस्था कर लोगे। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही करता। मेरे पिता की ये शब्द उनके अनुभव से भरे थे। रईस बनने की मेरी भी हार्दिक इच्छा थी। हालांकि मेरी कमाई से तमाम खर्चे चलते थे, इसलिए मैं पिता की सलाह के अनुसार काम करने में हिचकिचा रहा था। मैं युवा था और मेरे पास काफी समय भी था। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब नहीं सोचता था, इसलिए काफी साल बीत गए और मैं बचत व निवेश की शुरुआत भी नहीं कर पाया। अब्बा हुजूर, हम अब एक अलग दौर में पहुंच गए हैं। मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। अवसर हमारे सामने मौजूद है मेरे बेटे। इस योजना में ऐसा अवसर है जो हमें संपत्ति दिला सकता है। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम देर ना करो, मेरे दोस्त के बेटे से मिलो और खुद को उसकी योजना से जोड़कर अपनी कमाई का 10% उसमें निवेश करो। कल निश्चित रूप से उसके पास जाओ। अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। आज वो यहाँ है, कल किसी और के पास चला जाएगा, इसलिए देर ना करो। पिता की सलाह के बावजूद मैं निवेश को लेकर हिचक रहा था। उन दिनों पूरब से आए कारोबारी बेहद खूबसूरत लिबास लेकर आए थे। वे लिबास बेहद रईसाना थे और मेरी अच्छी बीवी की खूबसूरती को और निखार रहे थे। हमने सोचा कि हम दोनों अपने लिए एक एक पोशाक खरीद लेते हैं। अगर मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उस निवेश में डाल देता तो हम उस आनंद से महरूम रह जाते जो हमें नए कपड़ों से महसूस होता। इसलिए मैंने फैसले में देरी कर दी, जिस पर बाद में मुझे अफसोस हुआ। वो निवेश हर उस इंसान के लिए फायदेमंद साबित हुआ जिसने उसमें पैसा लगाया। ये मेरी कहानी है जो ये बताती है कि किस तरह मैंने अच्छी किस्मत को बच निकल जाने दिया। रेगिस्तान में झुलसे हुए से एक शख्स ने कहा, इस कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरह अच्छी किस्मत उस इंसान के हक में काम करती है जो अवसरों को स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी संपत्ति को खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ती है। वो शुरुआत कुछ सोने या चांदी के सिक्कों से भी हो सकती है, जिसे इंसान अपने पहले निवेश के रूप में अपनी कमाई में से निकाल सकता है। मैं खुद तमाम भेड़ों के झुंडों का मालिक हूँ। मैं जब छोटा बच्चा था तभी से मैंने भेड़ों का झुंड तैयार करना शुरू कर दिया था। उस समय मैं चांदी के एक टुकड़े से भेड़ का एक बच्चा खरीदता था। इस तरह से संपत्ति बनाने की राह में ये एक शुरुआत थी और इसका मेरे जीवन में बड़ा महत्व रहा है। किसी भी इंसान के लिए संपत्ति बनाने की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम ही किसी अच्छी किस्मत के समान है। अपनी मेहनत से कमाकर खाने वाले से वो इंसान लाख गुना बेहतर है जिसके कमाए सोने के सिक्के उसके लिए कमाने का काम करते हैं, और इसके लिए उस इंसान का बढ़ाया गया पहला कदम ज्यादा मायने रखता है। कुछ किस्मत वाले होते हैं जो युवावस्था में ही इस चीज को समझ जाते हैं और उसी के अनुरूप वित्तीय सफलता हासिल करते हैं, तथा उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो देर से ये काम करते हैं, या ऐसे दुर्भाग्यशाली पुरुष उस कारोबारी के पिता की तरह जो कभी भी निवेश की राह में कदम नहीं उठा पाते। अगर हमारे कारोबारी दोस्त ने अपनी युवावस्था में तब कदम उठाया होता जब अवसर उसके सामने था, तो आज वो इस दुनिया में किसी भी रईस से ज्यादा अच्छी स्थिति में होता। अगर हमारे बुनकर दोस्त की अच्छी किस्मत इस समय उसे निवेश की राह में आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से भले ही ये एक शुरुआत हो, लेकिन आगे चलकर उसके हिस्से अच्छी किस्मत का काफी बड़ा भाग आ जाएगा। एक अन्य देश से आए एक अजनबी शख्स ने कहा, शुक्रिया, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं सीरिया का रहने वाला हूँ।
मैं आपकी बोली में बात करने का अभ्यस्त नहीं हूँ। मैं उस कारोबारी दोस्त को एक नाम से बुलाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप इस नाम को बहुत सभ्य ना समझें, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं उसे इस नाम से बुलाऊं। अगर मैं सीरियाई भाषा में बोलूंगा तो शायद आप समझ ना पाएं। इसलिए आप में से कुछ सभ्य लोग कृपया मुझे वो सटीक नाम बताएं जिससे आप उस शख्स को पुकारेंगे जो अपने हक में बेहतरी के लिए काम करता हो। किसी ने जवाब में कहा, आलसी या टालने वाला। सीरियाई शख्स ने चीखते हुए और उत्साह में अपने हाथ हिलाते हुए कहा, यही है वो। उसने उस मौके को तब कबूल नहीं किया जब वो उसके पास आया। उसने इंतजार किया। उसने कहा कि उस समय उसके पास काफी बड़ा कारोबार था। मैं आपसे बात कर रहा हूं। मौका ऐसे शख्स का इंतजार नहीं करता। मौका सोचता है कि अगर कोई खुशकिस्मत होने की इच्छा रखता है तो उसे जल्दी कदम बढ़ाना होगा। कोई भी शख्स अगर मौके के हाथ आते ही तेज कदम नहीं बढ़ाएगा तो उसे बड़ा आलसी ही कहेंगे, जैसा कि हमारा वो कारोबारी दोस्त है। उस सीरियाई की बात सुनकर वो कारोबारी उठा और हंसते हुए उसकी प्रतिक्रिया पर पूरे सम्मान के साथ झुक गया और कहा, हमारी सीमा के अंदर मौजूद आप जैसे अजनबी दोस्त की हिम्मत की मैं तारीफ करता हूं, जिसने सच बोलने में जरा भी संकोच नहीं किया। अकार्ड ने आगे बढ़ते हुए कहा, और अब हमें मौके से जुड़ी अगली कहानी की ओर बढ़ना चाहिए। आप में से किसके पास हमें बताने के लिए कोई और अनुभव है? लाल रंग के कपड़ों में वहां मौजूद एक अधेड़ उम्र के शख्स ने कहा, मेरे पास है ऐसा एक अनुभव। मैं पशुओं का खरीदार हूं और ज्यादातर ऊंट व घोड़े खरीदता हूं। कभी कभी मैं भेड़ और बकरियां भी खरीदता हूं। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि किस तरह एक मौका मेरे पास तब आया जब मैं उसकी जरा भी उम्मीद नहीं कर रहा था। शायद यही कारण था कि मैंने उसे निकल जाने दिया। आप भी इसे अपने तरीके से आंकना। एक शाम मैं 10 दिन के खराब सफर के बाद अपने देश लौट रहा था। मैं ऊंटों की खोज में निकला था, लेकिन खरीदारी ना होने से निराश था और लौटने पर मैंने पाया कि मेरे शहर के दरवाजे बंद थे और उन पर ताला लगा हुआ था। मेरे नौकरों ने तो रात के लिए तंबू लगा दिया था। हमारे पास बहुत कम खाना बचा था और पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया था। उसी समय मेरे पास एक बुजुर्ग किसान पहुंचा जो कि खुद भी गेट पर ताला लगने के कारण हमारी ही तरह शहर से बाहर रह गया था। मुझे सलाम करते हुए उसने कहा, आपको देखकर लगता है कि आप खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास भेड़ों का एक बेहतरीन झुंड है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। बेहद अफसोस है कि मेरी बीवी बहुत बीमार है। मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना है। अगर आप भेड़ें खरीद लें तो मैं अपने नौकरों के साथ जल्दी से जल्दी ऊंटों से रवाना हो जाऊं। उस समय इतना घना अंधेरा था कि मैं भेड़ों का झुंड देख नहीं पाया, लेकिन भेड़ों की आवाज से मैं जान चुका था कि ये काफी बड़ा झुंड है। ऊंटों की तलाश में 10 दिन बर्बाद करने के बाद मैं उस किसान से सौदा करके खुश महसूस कर रहा था। अपनी चिंता के बीच उसने बेहद किफायती दाम भी लगाया था। मैंने सौदा मंजूर कर लिया। मैं जानता था कि सुबह दरवाजे खुलने पर मेरे नौकर भेड़ों के उस झुंड को शहर के अंदर आराम से पहुंचा देंगे और मैं अच्छे खासे फायदे पर भेड़ों को बेच सकूंगा। सौदा पूरा हो गया। मैंने अपने नौकरों को मशाल लेकर भेड़ों को गिनने के लिए कहा। किसान के मुताबिक भेड़ों की संख्या 900 थी। मेरे दोस्तों, मैं आपको उन भेड़ों को गिनने में हुई मशक्कत के बारे में बताकर अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सभी उस समय भूख, प्यास और थकान से बुरी तरह जूझ रहे थे। भेड़ों को गिनना लगभग असंभव काम लगने लगा था, इसलिए मैंने किसान से रूखे अंदाज में कहा कि मैं उन भेड़ों को दिन के उजाले में गिनने के बाद ही सौदे की रकम दूंगा। तो ये सुनकर वो गिड़गिड़ाने लगा और बोला, आपका रुतबा बुलंद रहे, कृपया मुझे आज रात के लिए 2/3 रकम ही दे दें ताकि मैं अपनी राह पकड़ सकूं। अपने बुद्धिमान और पढ़े लिखे नौकर को मैं यहीं छोड़ जाऊंगा ताकि वो सुबह भेड़ों की गिनती कराने में आपकी मदद कर सके। वो काफी भरोसेमंद है और आप बाकी की रकम उसके हाथों भिजवा देना। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा और मैंने रात में उसे सौदे की रकम देने से मना कर दिया। अगली सुबह मेरे जागने से पहले शहर के दरवाजे खुल चुके थे और भेड़ों की तलाश में 4 खरीदार बाहर दौड़ पड़े थे।
वे भेड़ों के लिए कितनी भी ऊंची रकम देने के लिए बेताब थे, क्योंकि शहर पर खतरा मंडरा रहा था और उस पर कभी भी कब्जा किया जा सकता था। शहर में ज्यादा खाना भी मौजूद नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उस किसान को मेरे साथ किए सौदे की रकम का 3 गुना ज्यादा रकम देकर लोग भेड़ें खरीद ले गए और मैं अपनी बेहतरीन किस्मत को सुबह होते होते लुटता पिटता देख खून के आंसू रोता रहा। अकार्ड ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह तो सबसे ज्यादा असाधारण कहानी है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? एक बुजुर्ग काठी बनाने वाले ने जवाब दिया, इससे हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम अपने किए सौदे से संतुष्ट हैं, उसे तर्क की कसौटी पर कस चुके हैं, तो हमें भुगतान करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर सौदा अच्छा है तो दोस्त, आपको अपनी कमजोरियों को भी जीतना आना चाहिए। कमजोरियों से जीतना किसी इंसान से जीतने जैसा ही है। हम नश्वर इंसानों में बदलाव किया जा सकता है। अफसोस की बात है कि जब हम गलत होते हैं, हमारे मन को तब बदलना कठिन होता है, लेकिन जब हम सही होते हैं तब यही प्रक्रिया आसान रहती है। जब हम गलत होते हैं तब ज्यादा जिद्दी होते हैं, जब हम सही होते हैं तब हम ज्यादा दुविधा में होते हैं और अवसर को निकल जाने देते हैं। मेरा पहला फैसला ही मेरा सर्वश्रेष्ठ फैसला है। फिर भी मैं अक्सर अपने आप को उस सौदे पर टिकाए रख पाने में बेहद परेशानी महसूस करता हूं, जो मेरे हिसाब से बेहतरीन सौदा होता है। इसलिए अपनी कमजोरियों से खुद को बचाने में मैं तेजी से कार्रवाई करते हुए वहीं अग्रिम जमा करा देता हूं। इससे मुझे बाद में होने वाले अफसोस से निजात मिल जाती है और बाद में अपनी अच्छी किस्मत को बचा पाने पर मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी का शुक्रिया अदा करते हुए सीरियाई शख्स एक बार फिर अपनी जगह से उठा और बोला, मैं एक बार फिर कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहानियां एक जैसी ही लगने लगी हैं। हर बार अवसर एक ही वजह से चलते हाथ से निकल जा रहा है। हर बार अवसर अच्छी योजना लेकर आलसी या टाल मटोल करने वाले लोगों के पास आ रहा है। हर बार वे उसे भुनाने में झिझक रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि फिलहाल ये सर्वश्रेष्ठ समय है उस सौदे के लिए। मुझे जल्दी करनी चाहिए। इस तरह लोग कैसे सफल हो सकते हैं? खरीदार ने इस पर जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी बात बुद्धिमानी भरी है मेरे दोस्त। दोनों ही कहानियों में अच्छी किस्मत टाल मटोल करने वालों के पास से तुरंत दूसरे के पास चली गई। फिर भी ये असाधारण बात नहीं है। टाल मटोल की प्रवृत्ति लगभग सभी पुरुषों में होती है। हम रईस होने की इच्छा रखते हैं, फिर भी जब भी अवसर हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर की टाल मटोल वाली प्रवृत्ति जाग उठती है, जो हमारी स्वीकृति में बिना वजह देर कराती है। इस प्रवृत्ति की सुनने में हम अपने ही सबसे बुरे दुश्मन बन बैठते हैं। अपने बचपन के दिनों में मैं इसके बारे में नहीं जानता था। जैसा कि हमारे सीरियाई दोस्त ने यहाँ जिक्र किया, पहले मैं ये समझता था कि फैसला लेने की मेरी खराब क्षमता के कारण मुझे बहुत से फायदेमंद कारोबारों में भी नुकसान हुआ। बाद में ये समझ में आया मेरी कि खारिज करने की मेरी जिद की वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है। अंततः मुझे समझ में आ गया कि जहां तत्काल निर्णय लेना होता है, मैं बिना वजह देर करता था और ये मेरी आदत में शुमार था। इस वजह से मुझे काफी ज्यादा घाटा उठाना पड़ा। जब मुझे मेरी इस प्रवृत्ति का वाकई पता चल गया तो मैं इससे घृणा करने लगा। जैसे किसी रथ से बिगड़ैल घोड़े को हटाने से कड़वाहट खत्म हो जाती है, ठीक वैसे ही मैंने इस दुश्मन को अपने से अलग कर दिया। सीरियाई शख्स ने फिर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं कारोबारी से सवाल पूछना चाहता हूँ। आप तो अच्छे कपड़े पहनते हैं और किसी भी तरह से गरीब आदमी से नहीं मेल खाते। आप किसी सफल इंसान की तरह से बोल भी रहे हैं। हमें बताइए कि आप अपनी उस प्रवृत्ति की बात सुनते हैं जब वो आपके कानों में टाल मटोल करने के लिए फुसफुसाती है? कारोबारी ने जवाब देते हुए कहा, जैसे हमारे उस खरीदार मित्र ने उस प्रवृत्ति को पहचाना, ठीक उसी तरह मुझे भी अपनी टाल मटोल की प्रवृत्ति की पहचान करके उस पर विजय हासिल करनी पड़ी। मेरे लिए ये प्रवृत्ति मेरी दुश्मन साबित हुई, जो कि बस इसी ताक में रहती है कि कैसे वो मेरे बनते काम में अड़ंगा लगा दे। मेरे साथ इस तरह की एक नहीं अनेक घटनाएं हो चुकी हैं और मैं उन सभी के बारे में बता सकता हूं कि किस तरह अवसर मेरे सामने से निकल गए। ये एक बार समझ में आ जाए तो फिर इसे हराना असंभव नहीं है।
कोई भी इंसान अपनी इच्छा से किसी चोर को अपने घर से चोरी की इजाजत नहीं दे सकता। ना ही कोई इंसान ये चाहता है कि जो ग्राहक उसके पास आने वाले थे उन्हें खरीदारी के लिए दूसरों के पास जाने की इजाजत ही दे और अपना मुनाफा गंवा बैठे। जब एक बार मैंने अपनी उन कमजोरियों को पकड़ लिया जो मेरे ही खिलाफ साजिश में लगी थीं, उन दुश्मनों को मैंने अपनी दृढ़ता के साथ हराया। इसलिए हर उस इंसान को जिसे भी रईस बनने के लिए बेबीलोन का खजाना चाहिए, उसे अपनी टाल मटोल या आलस्य की प्रवृत्ति को पहचानना आना चाहिए और उस पर विजय हासिल करनी चाहिए। क्या बोलते हो अकाड? चूंकि तुम बेबीलोन के सबसे रईस आदमी हो, इसलिए यहाँ बैठे लोग तुम्हें सबसे बड़ा खुशकिस्मत मानते हैं। लोग मुझसे सहमत हैं कि कोई भी इंसान सफलता के चरम पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो अपने अंदर के आलसी या टाल मटोल करने वाले इंसान को पूरी तरह ना कुचल दे। अकाड ने सहमति जताई। जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है। अपनी इतनी लंबी उम्र में मैंने पीढ़ियों को देखकर आगे बढ़ते और जीवन में सफलता के तमाम आयामों को कारोबार, विज्ञान एवं शिक्षा के माध्यम से हासिल करते हुए देखा है। अवसर इन सभी के जीवन में आए थे, कुछ ने उन्हें लपक लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करते गए, जबकि बड़ी जमात ऐसे लोगों की भी थी जो आलस्य कर गए या टाल मटोल के कारण अवसर गंवाते रहे और जीवन में पिछड़ते चले गए। अब अकाड बुनकर की तरफ मुखातिब हुआ और बोला, आपने अच्छी किस्मत पर चर्चा करने के लिए सुझाव दिया था। अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हम आपसे सुनना चाहेंगे। बुनकर ने कहा, मैं भी अच्छी किस्मत को अब अलग नजरिए से देखने लगा हूँ। मैं अब तक यही सोचता था कि ये किसी भी इंसान के लिए जीवन में आने वाली सबसे खास चीज होगी जो उसे बिना मेहनत किए हुए हासिल होती होगी। लेकिन अब मैंने महसूस किया कि अच्छी किस्मत ऐसी चीज नहीं जिसे कोई इंसान अपनी तरफ आकर्षित कर ले। हमारी आपस की चर्चाओं से मैंने ये सीखा कि अच्छी किस्मत को अगर अपनी तरफ आकर्षित करना है तो अवसरों को पहचानना और उन्हें भुनाना सीखना होगा। इसलिए भविष्य में मैं भी ऐसे अवसरों की तलाश करूंगा और अवसर मिलते ही उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने का प्रयास करूंगा। अकाड ने कहा, हमारी आपस की चर्चाओं से निकली बातों को आप सबने समझ लिया है। अच्छी किस्मत और कुछ नहीं है बल्कि मिले हुए अवसरों के मुताबिक काम करने से जुड़ी हुई चीज है जो किसी अन्य तरीके से हाथ नहीं आती। हमारे कारोबारी दोस्त को तब बेहतरीन किस्मत हासिल हो गई होती जब उसने मिले अवसर को भुना लिया होता। वो अवसर किसी और ने नहीं बल्कि किस्मत की अच्छी देवी ने उसे उपहार के तौर पर पेश किया था। उसी तरह हमारा दोस्त जो खरीदार था, उसकी भी किस्मत चमक गई होती अगर उसने किसान से भेड़ों का झुंड उस रात खरीद लिया होता। हमने इस पर चर्चा की कि किन तरीकों के जरिए हम अच्छी किस्मत को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने तरीका सीख लिया है। दोनों ही कहानियां ये साबित करती हैं कि अच्छी किस्मत अवसरों के मुताबिक यानी मिले अवसरों को भुनाने पर आधारित है। इसमें एक बात तो निहित है कि अच्छी किस्मत पर आधारित इस तरह की तमाम कहानियां जिनमें जीत हो या हार एक जैसी ही रहती हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं आता। सच्चाई ये है कि अवसरों को स्वीकार करके अच्छी किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है। जो भी शख्स अपनी बेहतरी के लिए मिले अवसरों को अपने हक में करना चाहता है, वो किस्मत की देवी की दिलचस्पी को भी आकर्षित कर सकता है। वो देवी हमेशा उन लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है जो उसे खुश करता है या खुश करने को तैयार रहता है। जो इंसान हमेशा सक्रिय रहता है वो उसे सबसे अच्छे तरीके से खुश करता है। आपकी सक्रियता ही आपको आगे बढ़ाएगी और जिस सफलता की इच्छा आपने की है उसे हासिल कराएगी। सक्रिय इंसान ही अच्छी किस्मत की देवी की तरफदारी हासिल कर पाते हैं। चैप्टर 12 सोने के 5 नियम। एक थैले में सोना भरा हो तथा दूसरे थैले में अनुभवों एवं बुद्धिमता भरी बातें लिखी मिट्टी की पट्टियां हों
और आपको कोई एक थैला चुनना हो तो आप कौन सा थैला ले जाना पसंद करेंगे? धधकते सूरज की तपिश के चलते सांवले हो चुके चेहरे ठंडी रात में जल रही रेगिस्तानी झाड़ियों की आग में साफ नजर आ रहे थे और वो बड़े ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। उस सवाल के जवाब में 77 लोगों के समूह से एक ही आवाज आ रही थी, सोना सोना। बूढ़ा कालाबाब ये सुनकर मुस्कुरा रहा था। सभा में शामिल होते हुए उसने अपना हाथ उठाकर कहा, ध्यान से सुनो। रात में जंगली कुत्तों की आवाज सुन रहे हो तुम लोग। ये विलाप कर रहे हैं और दुम हिला रहे हैं क्योंकि वे भूख की वजह से कमजोर हो चुके हैं। उनका पेट भर दो तो वे क्या करते हैं? लड़ते हैं और अकड़ कर चलते हैं। जहां भी मौका मिलता है वे लड़ पड़ते हैं और थोड़ा और अकड़ जाते हैं। वे इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि निश्चित रूप से अगला दिन फिर आएगा। कुछ इसी तरह का हाल इंसान के बच्चों का भी रहता है। आप उन्हें सोने और बुद्धिमता में से एक चुनने को कहिए तो क्या करेंगे? वो बुद्धिमता को एक किनारे करके सोना चुन लेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। अगले दिन वो फिर से दुम हिलाते नजर आएंगे क्योंकि उनके पास सोना बचेगा ही नहीं। सोना केवल उन्हीं के पास टिकता है जो इसके नियमों को जानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। कालाबाब ने अपने सफेद लिबास को अपने शरीर के और करीब कर लिया तथा अपने दुबले पैरों को ढक लिया ताकि शरीर के अंदर जा रही ठंडी हवा को रोक सके। क्योंकि तुम लोगों ने इस लंबे सफर में पूरे भरोसे के साथ मेरी सेवा की है, क्योंकि तुमने मेरे ऊंटों का अच्छे से ख्याल रखा है, क्योंकि तुमने इस तपते रेगिस्तान में बिना किसी शिकायत के लगातार कड़ी मशक्कत की है, क्योंकि तुमने मेरे माल को चोरों व लुटेरों के हाथों लुटने से बचाया और इसकी सुरक्षा की। इसलिए मैं आज की रात तुम सबको सोने से जुड़े 5 नियमों के बारे में बताऊंगा। ये कहानी तुम सबने पहले नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो सब। मैं जो कहने जा रहा हूं उसके शब्दों को गहराई से सुनो। ये तुम्हारे लिए ही है। अगर तुमने मेरे शब्दों हरफों के मायने अपने जहन में उतार लिए तो आने वाले दिनों में तुम सबके पास भरपूर सोना होगा। वहां मौजूद लोगों की उत्कंठा भांपने के लिए वो थोड़ा रुका। शामियाने के ऊपर नीले आसमान में बेबीलोन के बिल्कुल साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। उस समूह के पीछे मौजूद तमाम शामियानों को बेहद मजबूती से बांध कर रखा गया था ताकि रेगिस्तानी तूफान में उन्हें उड़ने से बचाया जा सके। शामियाने के पीछे माल का अंबार रखा हुआ था जिसे चमड़े से ढककर रखा गया था। पास ही ऊंटों का झुंड जमीन पर पसरा हुआ आराम कर रहा था। उनमें से कुछ खाना पचाने के लिए मुंह चला रहे थे, जबकि कुछ खर्राटे लेकर अजीब सी रूखी आवाज निकाल रहे थे। समूह में मौजूद मुख्य कारिंदे ने कहा, आपने हम लोगों को ढेर सारी अच्छी कहानियां सुनाई हैं कालाबाब। हम आपसे बुद्धिमता एवं अनुभव से जुड़ी बातें और सुनना चाहते हैं, क्योंकि कल से हमारी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और आपका साथ भी छूट जाएगा। कालाबाब ने कहा, हाँ, मैंने अपनी दूर दराज के अनजान रास्तों पर की साहसिक यात्राओं के बारे में तुम सबको बताया है, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें एक बुद्धिमान व रईस आदमी अकाड के अनुभव और बुद्धिमता के बारे में बताऊंगा। प्रमुख कारिंदे ने अकाड के बारे में जानकारी की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, हमने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वो बेबीलोन का सबसे रईस आदमी था और उससे पहले वैसा रईस बेबीलोन में नहीं हुआ था। वो रईस शख्स था और इसलिए था क्योंकि सोने को संभालने की कला उसे आती थी। वो इस कदर बुद्धिमान था कि उससे पहले वैसा बुद्धिमान बेबीलोन में पैदा नहीं हुआ था। आज की रात मैं तुम सबको उसकी बुद्धिमता की कहानी सुनाऊंगा, जैसी कि मुझे नोमासिर उसके बेटे ने निनिवेह में बहुत साल पहले सुनाई थी। उस समय मैं एक छोटा बच्चा ही था। मेरे मालिक और मैं नोमासिर के महल में एक रात रुके थे। मैं अपने मालिक की मदद के लिए शानदार कपड़ों के बंडल लेकर आता था। नोमासिर उन्हें पहनकर देखते थे और जब तक कपड़े के रंग और उसकी बुनावट से संतुष्ट नहीं होते थे,
तब तक उन्हें पहनने का सिलसिला चलता रहता था। अंत में वे हमसे बेहद खुश हुए। उन्होंने हमें वहां बैठने को कहा और हमें पीने के लिए बेहद पुरानी खुशबूदार शराब दी, जो कि मेरे पेट के लिए बेहद गर्म साबित हुई, क्योंकि मैं उस तरह की शराब पीने का आदी नहीं था। तब उन्होंने हमें अपने पिता अकाड की बुद्धिमत्ता से भरी कहानी सुनाई थी, जिसे मैं आज तुम सबको सुनाने जा रहा हूँ। बेबीलोन में ये रिवाज है, जैसा कि आप जानते हैं, कि रईस बापों के बेटे अपने माँ बाप के साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद रहती है कि विरासत उन्हें हासिल हो जाएगी। अकाड इस रिवाज को मान्यता नहीं देता था, इसलिए जब नोमासिर उसकी जागीर के पास पहुंचा तो उसने नोमासिर से कहा, मेरे बेटे, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी जागीर को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाओ। इसके लिए तुम्हें पहले ये साबित करना होगा कि तुम ऐसा करने में वाकई सक्षम हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया में कहीं निकलो और मुझे अपनी दोनों ही क्षमताएं, सोना जुटाने और लोगों के बीच खुद को सम्मान हासिल दिलाने, साबित करके दिखाओ। तुम अच्छी शुरुआत कर सको, इसके लिए मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूं जो मेरे मामले में मुझे नहीं दी गई थी। जब मैंने अपने जीवन का सफर शुरू किया था, तब मैं एक गरीब युवक था जिसके ऊपर किस्मत संवारने की जिम्मेदारी थी।